हेलो दोस्तों। आज जो है कि क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लास 9th प्रश्नावली 1.1। और दोस्तों जो क्लास 9th के जो 2-4 वीडियो जो पीछे बना हुआ है आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा जाकर, उसमें थ्योरी बताए हैं, ठीक है। और इसमें हल कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 देखते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल नॉट टू 0 है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप परिमेय संख्या का डिफिनीसन आपको क्या बताए थे? परिमेय संख्या का आपको डिफिनीसन क्या बताए थे? तो वैसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, q इक्वल नॉट टू क्या होना चाहिए? 0, उन्हें ही क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकें और जहाँ पे q इक्वल नॉट टू 0 यानी q का मान, q कहाँ पे है इसमें? देखिए ऊपर तो अंश है और नीचे क्या है? हर, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसे संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यदि लिखा हुआ है 5/4, तो ये देखिए p/q के रूप में लिख दिए, ये भी एक परिमेय संख्या है। 2/3 इसको भी p/q के रूप में, यह भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का आप डेफिनेशन देख लें कि वैसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिख सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और q इक्वल नॉट टू होना चाहिए क्या? 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो दोस्तों आप कहेंगे हाँ, शून्य एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसके नीचे एक लिख लें जो कि शून्य भी एक पूर्णांक है और एक भी एक क्या है? दोनों पूर्णांक हैं। और q के बराबर जो है कि एक आया है, और यदि q के बराबर क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया है, यहाँ पे q के बराबर क्या आ गया है? 1 है। इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। समझ में आया दोस्तों? 0 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि 0 को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं और 0 के हर में 1 कर सकते हैं। और एक q बराबर क्या आ गया? 1। यदि q बराबर 0 आ जाता तो परिमेय संख्या नहीं होता है। ऊपर 0 है तो कोई बात नहीं, ऊपर 0 हो सकता है, लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए आप इसको कह सकते हैं क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? तो आप लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसको 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे अरे 0 और 1 पूर्णांक हैं और q के बराबर क्या है दोस्तों? 1 है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। कितना परिमेय संख्या निकालिए? 6। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये 3 और ये है 4। तो बताइए 4 बड़ा है 3 से? बड़ा है कि नहीं? तो आप इसको लिखेंगे x और इसको लिखेंगे y। आपको फार्मूला क्या बताए थे कि d बराबर y माइनस एक्स बटा के n+1, यही बताए थे आपको फार्मूला कि y में से x क्यों घट रहा है दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि y बड़ा है और x क्या है? छोटा है। तो d बराबर आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स बटा के n+1, ठीक है। अच्छा, यन का मान क्या रखेंगे? तो यन का मान रखेंगे, यदि कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या निकालना है तो यन का मान आप 6 रखेंगे। यदि कह रहा है 7 परिमेय संख्या निकालनी है तो यन का मान 7 रखेंगे। यदि बोलेगा कि 5 परिमेय संख्या निकालना है तो आप लिखेंगे 5, बोलेगा 4 तो लिखेंगे 4। यानी यन क्या है? तो दोस्तों
जो कह रहा है यहाँ पे 6 परिमेय संख्या निकालिए, तो इसलिए यहाँ पे n का मान क्या लेंगे, तो यहाँ पे n का मान 6 लेंगे। ठीक है, तो आप पहले d ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे y किसको मानेंगे, जो बड़ा है। 3 से 4 क्या है, बड़ा है, तो आप लिखेंगे d बराबर y का मान कितना है 4, और x का माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और x का मान कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, और n का मान कितना आप लिए हैं 6, क्योंकि 6 पर में संख्या निकालना है, तो 6 में, और यहाँ पे जैसे 6 लिखेंगे प्लस में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि d बराबर आप लिख सकते हैं कि 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। तो दोस्तों आप d का मान तो निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 1 बटा के कितना आ गया 7 आ गया। तो आपको जब 6 पर में संख्या निकालना है तो आप लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे d निकालने के बाद अब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे कि x प्लस d, फिर उसके बाद लिखेंगे आप x प्लस क्या लिखेंगे 2d। ठीक है दोस्तों, 2d लिखेंगे, उसके बाद कॉमन दे दीजिएगा, फिर आप लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे 3d लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे x प्लस 4d, क्या लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे 4d। यक्स क्या है दोस्तों, तो यक्स ये जो है कि यहाँ पे 3 है, जो कि 4 से क्या है छोटा है। ठीक है, फिर आप उसके बाद लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे 5d लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे, तो x प्लस क्या लिखेंगे आप 6d लिखेंगे। अच्छा 6d अगर पूछ दे 7 तो आगे लिखेंगे x प्लस 7d। 8 पूछ देगा पूर्ण संख्या, d तो आपको निकालना ही निकालना है। d कैसे निकालेंगे, तो बड़े में से छोटे को पहले घटाइएगा। ठीक है, बड़े में से पहले बड़ा पहचानिएगा, तो बड़े में से छोटे यानी कि y माइनस एक्स बटा के n प्लस 1, यदि 6 पूछे तो n का मान 6, 7 पूछे तो n का मान 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है कि y क्या है, तो बड़ा है, तो आप यहाँ माने हैं तो 4 में से आप क्या घटा देंगे 3 घटाएंगे। n का मतलब क्या है, 6 पूछे तो 6, 7 पर में संख्या पूछे तो 7, 8 पूछे तो 8। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखें, अब 6 पूछा तब लिखेंगे x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d और x प्लस 6d। ठीक है, तो आप d का मान कितना निकाले हैं, तो आप d का मान निकाले हैं 1/7। आप d का मान कितना निकाले हैं, तो आप d का मान निकाले हैं 1/7। और यक्स का मान ऊपर में क्या था दोस्तों, तो आप देखे थे कि यक्स छोटा था जो कि 3 था। ठीक है, आप इस पर आप रखते जाइए। पहला क्या है, तो पहला दिया परिमेय संख्या x प्लस डी, यक्स का मान कितना है 3, डी कितना निकालें 1/7। ठीक, अब इनका भिन्न की सहायता से लगाइए, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो इसका हर मानेंगे 1 और 7 का लसा लेंगे, कितना आ जाएगा 7। 1 से 7 में भाग देंगे, 1 से 7 में भाग देंगे तो भाग कितना बार जाएगा, तो भाग चला जाएगा 7 बार। अब इसके भागफल 7 से 3 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 21 प्लस, फिर 7 से 7 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 में का पड़ा पड़ेंगे 1, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 22/7। कितना आ गया 22/7 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया यहाँ पे आपका आ गया 22/7 आ गया। तो पहला आ गया 22/7। अब दूसरा देखते हैं। जब आप दूसरा देखेंगे तो आप देखे हैं, दूसरा यदि आप देखेंगे, अब दूसरा देखेंगे तो अब फिर दूसरा क्या लिखा था, तो दूसरा लिखा था x प्लस क्या लिखा था दोस्तों 2d लिखा था, यही लिखा था x प्लस 2d। x का मान कितना है 3 है, प्लस 2 गुणे d का मान कितना आया था, तो d का मान आया था 1/7। तो ये तो 3 रहेगा ही रहेगा, 3 रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, अब बटा कितना आ जाएगा 7, बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप इसके नीचे फिर से वही करेंगे, आ जाएगा, तो 1 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7, 7 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 21 प्लस 7 1 कम 7, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 21 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23/7। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि पहला आ गया था 22/7, दूसरा आ गया था 23/7, यही आया था। तो आप इसी तरह कहाँ तक करेंगे 6 तक। आप बताइए, जब यहाँ पे 3 लिखेंगे तो फिर 21 में 3 जोड़ेंगे, ऐसे आप जोड़ते जाइएगा। ठीक है, आप करते जाइएगा, आता चला जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगला ले लीजिए। अगला माने थे जो है कि अगला माने थे कि x प्लस क्या माने थे 3D माने थे। x प्लस क्या माने थे 3D माने थे। तो x का मान कितना था 3 था, प्लस ये तो 3 है ये है, और d का मान आ गया 1/7। तो आप देख रहे हैं कि ये रहेगा 3 प्लस 3 में का मल्टीपल कर देंगे 3 बटा कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 और ये बटा 7, तो 7 एलसीएम आ जाएगा। तो फिर एक 7 में 7, तो 7 3 कितना आ जाएगा 21 प्लस 7 यानी कितना आ जाएगा 3। तो 21 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24/7। ये आ गया हम लोग का कौन सा तीसरा आ गया 4 और 3 के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखेंगे। तो अगला था कि माने थे x प्लस क्या माने थे 4D माने थे। ठीक है, तो x का मान 3 प्लस 4 गुणे क्या आ जाएगा d। तो आप इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 बटा क्या आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7, फिर 7, फिर नीचे 1 कर देंगे तो 1 में 7, तो 7 बार भाग जाएगी। तो 7 में 3 का करेंगे 21 प्लस कितना आ जाएगा 4। आप लिखेंगे 25 बटा के क्या लिखेंगे 7। 25 बटा के क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे। ये आ गया आपका अगला परिमेय संख्या 25 बटा के 7 हो गया। तो 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब आगे लिखेंगे। अगला क्या बनाए थे आप स्ट्रक्चर, तो आप अगला स्ट्रक्चर बनाए थे x प्लस क्या लिखे थे 5D। ठीक है, तो x का मान कितना आया था, तो x का मान 3 था, प्लस क्या हो जाएगा 5 गुणे 1 बटा के कितना आ जाएगा 7। तो आप इसको हल करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/7, क्योंकि 5 में का मल्टीपल कर देंगे फिर आ जाएगा 7। इसके नीचे 1 है, 1 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 3 21 प्लस 7 1 कम 7 यानी कितना आ गया 5, यानी टोटल आ गया 26/7। तो ये आपका अगला आ गया 26/7 आ गया। फिर आप अगला क्या लिखे हैं, तो आप अगला लिखे हैं 5 तक आ गए। तो आप लिखे थे अगला x प्लस क्या लिखे थे 6D। क्या लिखेंगे 6D। तो x का मान कितना है 3 प्लस 6 गुणे d का मान कितना निकाले थे दोस्तों 7। तो आप लिखेंगे x प्लस 6 बटा के 7। ठीक है, 6 बटा के कितना आ जाएगा दोस्तों 7। इसका ले लेंगे 7 आ जाएगा। फिर 1 से 7 में डिवाइड करेंगे 7 तरीके कितना आ जाएगा 21, 7 बार भाग जाएगा, 7 में 3 कर देंगे, प्लस ये कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 7 से 7 में भाग देंगे 1 से 6 में मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। आप इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27/7। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोग का जो आया है, कौन कौन सी परिमेय संख्या हम लोग निकाले हैं, तो एक निकाले हैं 22/7, एक लिखे हैं 23/7 लिखे हैं, अगला लिखे हैं 24 बटा के क्या लिखे हैं 7 लिखे हैं, फिर लिखे हैं 25/7 लिखे हैं, फिर लिखे हैं 26/7 लिखे हैं, और एक आ गया आपका 27/7। तो ये हमारा 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल गई, 6 परिमेय संख्या निकल गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे लगाए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब आगे देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन था, यहाँ पे हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन पर। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो आ गए। अब क्या कह रहा है कि 3/5 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्तों, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। d के लिए लिखेंगे y माइनस x लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे n प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो आपको पता है कि n बराबर तो मिल गया 5, लेकिन अभी हमें निकालना क्या है कि y इसमें कौन है और इसमें x कौन है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आप इसमें पहले बड़ा छोटा देखेंगे। तो देखिए, यदि फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया है 3/5 और यहाँ पे दिया है 4/5, यदि फ्रैक्शन दिया हो
तो यदि हर इक्वल हो, हर कैसा हो, इक्वल हो, देखिए यहाँ पे 5 5 हर इक्वल हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह फ्रैक्शन छोटा, वह भिन्न छोटा होता है। यह कंडीशन कब होगा? जब जिन भिन्नों का आपस में आप तुलना कर बड़ा छोटा करना चाहते हैं, उन भिन्नों का हर कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी क्या है? 5 है। तो जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा तो वह क्या होगा? छोटा होगा। तो आप बताइए यहाँ पे बड़ा कौन होगा? तो आप कहेंगे सर अंश तो 4 बड़ा है। तो जब अंश 4 बड़ा है तो इसका मतलब हो गया कि 4/5 ही बड़ा होगा। यानी कि आप लिखेंगे 3/5 में बड़ा कौन सा है? तो बड़ा हो जाएगा 4/5, यही बड़ा होगा 4/5, क्योंकि जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो जब ये बड़ा हो गया तो हम इसको क्या मान लेंगे? y, क्योंकि फार्मूला में y में से x घटाएंगे यानी बड़े में से छोटे, और इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब आप d बराबर लगाएंगे तो y का मान कितना माने हैं आप? 4/5, और x का मान क्या माने हैं? तो x का मान माने 3/5 पूरे के बटा n+1, n का मान 5 और 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा पिछला वाला था, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब पहले आप इसको हल कीजिए, ये जो है इस फ्रैक्शन को आप हल कीजिए। तो हल करेंगे तो ये दोनों तो इक्वल है, तो इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब हर का जो लस है 5 5 का लस है 5, तो जब 5 से 5 कट जाएगा तो 4 एकम कितना आ जाएगा? 4 माइनस, फिर 5 से 5 कट 3 एकम क्या आ जाएगा? 3, फिर पूरा के बटा कितना आ जाएगा? 6। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर बटा के 5, फिर उसके नीचे क्या आ जाएगा? 6। तो दोस्तों अब आ गया 1/5/6, यानी कि 1/5 से में भाग दे रहा है 6 से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर पुनः क्या कर देंगे? अब जब फ्रैक्शन लगाते हैं भाग तो गुणा में हो जाता है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। 6 कहाँ जाएगा? नीचे। तो 1 और 6 5 कितना आ गया? 30, यानी डी का मान निकल गया 1/30। यहाँ पे अब डी का मान कितना निकाले हैं? तो अब डी का मान निकाले हैं 1/30। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको कैसे लगाते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे, ये पहले वाला था, इसको रफ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप जब इसको देखेंगे, अब कितना परमेय संख्या निकालने के लिए बोला है? तो 5 बोला है, तो आप लिखेंगे क्या? x+2d, फिर आप लिखेंगे x+3d, फिर आप लिखेंगे x+4d, फिर आप उसके बाद लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे? 5d। x क्या है दोस्तों? जो छोटा मान होगा उसमें, x क्या है? जो उसमें छोटा मान होगा। और d कैसे निकालते हैं? तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं और नीचे जितनी परमेय संख्या पूछा है उसमें 1 जोड़कर भाग देते हैं। वही तो फार्मूला होता है कि d बराबर y - x/n+1। ठीक है, तो यक्स का मान कितना आ गया? तो यक्स का मान आ गया है आपका 30। अरे सॉरी, एक्स का मान यहाँ पे था आपका, आप यक्स किसको माने थे दोस्तों? तो यक्स आप माने थे 3/5 को। ठीक है, तो यक्स आप माने थे 3/5 को, और डी का मान कितना आ गया? तो डी का मान आ गया 1/30। एक परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या जब आप निकालने जाएंगे तो फिर कहेंगे 3/5 प्लस यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे किसमें? 1/30 में। ये निकल गया दूसरी हम लोग का। तीसरा निकालेंगे तो लिखेंगे x का मान 3/5 प्लस 3, और गुणे डी का मान कितना आ गया? 1/30। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 3/5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणे 1/30, ये आ गया। आगे चलते हैं, x का मान आ गया 3/5 प्लस 5 गुणे डी का मान कितना आ गया? 1/30 आ गया।
डी का मान कितना आ गया, x बटा के कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये हमारा परिमेय संख्या। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए कितनी परिमेय संख्या हम लोग को निकालना था। तो हम लोग को निकालना था जो है कि 5 परिमेय संख्या। तो हम लोग 5 परिमेय संख्या क्या है कि बना लिए। तो आप निकालेंगे। तो अब बताइए इनका एलसीएम कितना होगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30। तो 5 छके 30, तो 6 में 3 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस 1, 30 में 30 का भाग जाएगा तो 1 ही आएगा। तो आप लिखेंगे 19 बटा के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ गया। एक परिमेय संख्या निकला। ये देखिए, आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 2 से 30 कट भी सकता है, नहीं काटना चाहते हैं कोई बात नहीं। आप यहाँ पे लिखेंगे 30, 5 छके 30, 6 बार में कटा तो 6 3 कितना आ गया दोस्तों, 18 प्लस 30 से 30 कट जाएगा तो एक बार, तो 2 में का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 1 में उसमें गुणा 2, तो ये आपका आ गया 20 बटा के कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक एक इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसमें हल करेंगे तो एक एक इंक्रीज होता ही चला जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, इसका भी आ जाएगा आपका 30, फिर ये आ जाएगा 5 छक 30, तो 36 कितना आ जाएगा, 18 प्लस 3 में का गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 21 बटा के 30। ठीक है, इसको भी आप हल कर देंगे तो 30 आ गया। तो आप लिखेंगे 18 प्लस कितना आ जाएगा आपका 4, फिर इसको आप लिखेंगे तो आ जाएगा 22 बटा के कितना आ जाएगा, 30। फिर अब इसको लिख देंगे तो इसका आ गया कितना, 30। तो 5 छके 30, तो कितना आ गया 18 प्लस कितना आ गया 5। अब इसको लिख देंगे तो 23 बटा के कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये हमारा परिमेय संख्या जो है कि निकल गया। ठीक है, तो ये हम 5 परिमेय संख्या इनके बीच में जो है कि निकाल दिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, जब आप परिमेय संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले आप डी निकालेंगे। डी को निकालने के लिए y माइनस एक्स बटा के n+1 का जो है कि फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है कि स्ट्रक्चर लिखेंगे। अगर 5 बोला है निकालने के लिए तो आप लिखेंगे x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d, ऐसे आप जो है कि लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने उस क्वेश्चन पर जो आगे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कि सत्य असत्य बताना है, वो भी कारण सहित बताना है। ठीक है, सत्य असत्य की इसमें पहचान करना है, कारण सहित बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप बोलेंगे कि सत्य है। ठीक है, क्यों दोस्तों सत्य है, क्योंकि देखिए आप नंबर लाइन पहले ड्रॉ कीजिए। आप नंबर लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होता है दोस्तों, जो काउंट करने के लिए यूज की जाती है या गिनती की संख्या कोई क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों ये सब थ्योरी पिछले वीडियो में बता दिए हैं, प्राकृतिक परिमेय सब संख्या किसे कहते हैं, आप जाकर पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो गिनती की संख्या कोई क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लें तो जो संख्याओं का संग्रह बनता है उसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 0, फिर आ गया 1, आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4। तो देखिए प्राकृतिक संख्या यहाँ से शुरू होता है, लेकिन पूर्ण संख्या यहाँ से शुरू होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या इसके अंदर ही तो है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी आप देखिए 0 को जब सम्मिलित कर लेंगे प्राकृतिक संख्या में तो पूरा पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होता है। तो यह सत्य है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा। तो आप इसको बोलेंगे नहीं, यह गलत है दोस्तों। ठीक है, कैसे गलत है देखते हैं। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं, या एक धनात्मक भी होता है,
एक आपका ऋणात्मक भी होता है और एक आपका क्या होता है, शून्य भी होता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या तो जीरो से स्टार्ट होती है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो ही तो होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो ही होता है। अब जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। जीरो जो है कि आप लिखेंगे 0 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट होता है, आप अनंत तक चले जाइएगा, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक तो 3 टाइप्स के होते हैं कि जो जीरो से नीचे आते हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो जीरो से बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो शून्य होता है वो तो शून्य पूर्णांक होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक, जब पूर्णांक तो कोई भी हो सकता है, अब कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक भी पूर्ण होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यह क्या है, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। तो दोस्तों यह भी क्या है कि असत्य है, ठीक है। प्रत्येक जो है कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब पूर्ण संख्या नहीं होता है तो यह भी क्या है कि असत्य है, ठीक है। तो दोस्तों जो है कि यह नहीं होता है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्नावली आपका यहाँ पे जो है कि समाप्त हो गया। और अब जो है कि अगला जो है कि हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है, और उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर डिनोट करने या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। पूरी एनसीईआरटी जो है कि यहाँ पे सोल्व होगा, और साथ में जो है कि थ्योरी भी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।